नमस्कार। आज हम आयुर्वेद की दुनिया में एक खास कोने में झांक रहे हैं। जी। वो कोना जो बच्चों की सेहत से जुड़ा है। इसे कहते हैं कौमार भृत्य, मतलब आयुर्वेदिक बाल चिकित्सा। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरह से इस विषय के सिलेबस या ढांचे जैसी है ना? जो हमें बताएगी कि इसमें क्या क्या शामिल है। हाँ, एक रूपरेखा की तरह। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आयुर्वेद का नजरिया कितना अनोखा था और कितना फैला हुआ था। क्या ये सिर्फ कुछ जड़ी बूटियों तक ही था या इससे कहीं ज्यादा गहरा? चलिए इसी को समझते हैं थोड़ा और। बिल्कुल। देखिए, कौमार भृत्य हाँ आयुर्वेद की 8 खास शाखाएं हैं ना। जी, अष्टांग आयुर्वेद। हाँ, तो उनमें से एक है ये। और जैसा आप कह रही थी, ये पूरी तरह बच्चों पर ही फोकस्ड है, गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक। हाँ, बिल्कुल। गर्भ में आने से लेकर उनके किशोर होने तक। ये सिर्फ बीमारी ठीक करने का विज्ञान नहीं है, बल्कि इसका असली जोर है बच्चे की सेहतमंद बढ़त और विकास पर, अच्छा, ताकि वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। ये एक तरह से होलिस्टिक केयर का प्राचीन रूप है। तो सबसे पहले मतलब ये कुमार भृत्य असल में है क्या? और आज के जमाने में जब हमारे पास इतनी मॉडर्न पीडियाट्रिक्स है, तब भी इसका जिक्र क्यों मायने रखता है? जाहिर है इसकी अपनी खास भाषा, अपने खास शब्द भी होंगे। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये बच्चों के देखभाल का विज्ञान है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये जीवन के सबसे नाजुक और क्या कहते हैं बुनियादी दौर पर फोकस करता है। और हाँ, इसकी अपनी पारिभाषिक शब्दावली है। जैसे एक जरूरी कॉन्सेप्ट है वयोभेद। वयोभेद ये क्या होता है? वयोभेद का मतलब है उम्र के हिसाब से वर्गीकरण। मतलब आयुर्वेद बच्चे के जीवन को अलग अलग स्टेजेस में बांटकर देखता है। अच्छा, जैसे गर्भस्थ शिशु, हम्म, फिर नवजात यानी जन्म से 28 दिन तक, ठीक है। फिर शिशु 1 साल तक, बालक 16 साल तक, और फिर किशोर। हर पड़ाव की अपनी जरूरतें होती हैं, अपनी दिक्कतें हो सकती हैं। हाँ, और कौमार भृत्य इसी के हिसाब से देखभाल और इलाज तय करने की बात करता है। ये एक तरह से पर्सनलाइज्ड केयर जैसा है, जो बच्चे की उम्र और अवस्था पर निर्भर करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ बच्चा कहकर नहीं छोड़ देता, बल्कि उम्र के हर पड़ाव को अहमियत देता है। ये तो दिलचस्प है। बिल्कुल। अब आते हैं बढ़त और विकास पर, जिसे शायद बाल संवर्धन कहा गया है। स्रोतों में कुछ खास चीजों का जिक्र है, जैसे शरीर वृद्धिकर भाव। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, शरीर वृद्धिकर भाव, इसका मतलब है वो सारे फैक्टर्स, वो सारी चीजें जो बच्चे की शारीरिक ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। अच्छा, आयुर्वेद मानता है कि बच्चे का विकास सिर्फ खानपान पर निर्भर नहीं करता। इसमें माँ बाप का स्वास्थ्य, बच्चे की जेनेटिक्स, जिसे बीज कहा गया है, सही पोषण यानी आहार, और यहाँ तक कि बच्चे का मानसिक और भावनात्मक माहौल मतलब सत्म्य, वो भी शामिल है। ये एक बहुत ही क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। यानी सिर्फ वजन और लंबाई नापने से आगे की बात है ये। बिल्कुल। आयुर्वेद वृद्धि का आकलन करते समय बच्चे के शरीर में धातु धातु, ये क्या होता है आसान शब्दों में? हाँ, धातु की स्थिति पर भी गौर करता है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा शरीर 7 बुनियादी धातुओं से बनता और पोषित होता है। 7? कौन कौन सी? रस या मतलब प्लाज्मा या लिम्फ, रक्त यानी खून, मांस यानी मांसपेशी, मेद फैट, अस्थि हड्डी, मज्जा मतलब बोन मैरो और नर्वस टिश्यू, और शुक्र रिप्रोडक्टिव टिश्यू। अरे वाह! ये एक के बाद एक बनती हैं और पूरे शरीर का निर्माण और पोषण करती हैं। बच्चों में इनका सही बनना और संतुलन में रहना उनकी सेहत की नींव है। अच्छा, तो कौमार भृत्य देखता है कि ये धातुएं ठीक से बन रही हैं या नहीं, उनमें कोई कमी या गड़बड़ी तो नहीं है। समझ गई। और ये बचपन के संस्कार और विकासात्मक मील के पत्थर, इनका भी जिक्र था। हाँ, देखिए, संस्कार यहाँ सिर्फ धार्मिक रस्मों तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद में कई संस्कारों का वर्णन है जो बच्चे के जीवन के अलग अलग पड़ावों पर किए जाते थे। जैसे नामकरण, अन्नप्राशन, मतलब जब पहली बार ठोस आहार देते हैं। इनका मकसद शारीरिक शुद्धि के साथ साथ बच्चे के मानसिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देना माना जाता था। और विकासात्मक मील के पत्थर तो वही हैं जिन्हें हम आज भी ट्रैक करते हैं। गर्दन संभालना, बैठना, घुटनों के बल चलना। हाँ, माइलस्टोन्स। बिल्कुल। खड़ा होना, चलना, बोलना। आयुर्वेद में भी इन पर नजर रखने और अगर कोई देरी हो रही है, मतलब विकासात्मक विलंब, तो उसकी वजह समझकर उपाय करने का जिक्र है। और दंत विज्ञान का भी उल्लेख था। हाँ, उसमें दांत निकलने की प्रक्रिया, उनकी देखभाल और उस दौरान होने वाली तकलीफों का वर्णन है। ठीक है।
अब बात करते एकदम नन्हे मेहमानों की, नवजात शिशुओं की। इसे नवजात विज्ञान कहा गया है। नवजात शिशु परिचर्या मतलब न्यूबॉर्न केयर का जिक्र है। जी। और एक शब्द है प्राण प्रत्यागमन। ये सुनने में बड़ा उत्सुकता जगा रहा है। क्या ये नियोनेटल रिससिटेशन जैसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। प्राण प्रत्यागमन वाकई में नवजात पुनर्जीवन या नियोनेटल रिससिटेशन की ही प्राचीन अवधारणा है। क्या बात है। हाँ, ये जानना आश्चर्यजनक है कि उस समय भी मतलब जन्म के फौरन बाद अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो या वो रिस्पॉन्ड न करे तो उसे कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इसके बारे में सोचा गया था और तरीके बताए गए थे। कमाल है। ये तो दिखाता है कि उस दौर में भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने का ज्ञान था। सही बात है। और नवजात शिशु परिचर्या में क्या क्या आता है? इसमें जन्म के तुरंत बाद की सारी देखभाल शामिल है, जैसे बच्चे को साफ करना, नाल काटना और उसकी देखभाल करना, सही तापमान बनाए रखना। हम्म। और सबसे जरूरी, स्तनपान की जल्द से जल्द शुरुआत करना। इसके अलावा आयुर्वेद नवजात शिशुओं में होने वाली आम समस्याओं पर भी काफी विस्तार से बात करता है। जैसे कि? कौन सी समस्याएं? जैसे श्वासावरोध। मतलब सांस लेने में तकलीफ या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अच्छा। उल्बक का जिक्र है, जो शायद मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, जब अच्छा गर्म में ही गंदा पानी पी लेता है, वैसी स्थिति है। जी। जन्म के समय लगने वाली चोटें, कामला यानी जॉन्डिस या पीलिया, जिसके प्रकार और इलाज भी बताए गए हैं। पीलिया तो बहुत कॉमन है। हाँ, और अक्षेपक यानी दौरे पड़ना, सीजर्स, इन सब के आयुर्वेदिक निदान और उपचार के सिद्धांत मिलते हैं। और वो एक आयु परीक्षा विधि का भी जिक्र था। हाँ, उसका छोटा सा जिक्र है। वो शायद बच्चे की संभावित उम्र और स्वास्थ्य का अंदाजा लगाने का कोई तरीका रहा होगा। यानी नवजात बच्चों की देखभाल का एक पूरा सिस्टम था। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर, माँ का दूध और पोषण, स्तन्य विज्ञान और बाल पोषण। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोतों में स्तन के दूध यानी स्तन्य की अहमियत पर बहुत जोर है। पीयूष, क्या ये कोलेस्ट्रॉम है? हाँ, बिल्कुल। पीयूष यानी कोलेस्ट्रॉम, जन्म के बाद पहले कुछ दिनों तक आने वाला गाढ़ा पीला दूध। इसे तो अमृत समान कहा गया है क्योंकि ये एंटीबॉडीज से भरपूर होता है। और अच्छे दूध के गुण, शुद्ध स्तन्य लक्षण, दूध की कमी, स्तन्य क्षय या ज्यादा होना, स्तन्य वृद्धि, इन सब पर भी बात हुई है। निश्चित रूप से आयुर्वेद स्तनपान को सिर्फ बच्चे का पेट भरने का जरिया नहीं मानता। इसे माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक बंधन बनाने वाला और बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। और हाँ, अगर माँ के खानपान या स्वास्थ्य की वजह से दूध में कोई दोष आ जाए, मतलब स्तन्य दुष्टि, तो उसे कैसे ठीक किया जाए, ये भी बताया है। दूध कम बन रहा हो, स्तन्य क्षय, या जरूरत से ज्यादा बन रहा हो, स्तन्य वृद्धि, इनके कारण और उपाय भी बताए गए हैं। दूध बनने और पिलाने की तकनीक पर भी। हाँ, स्तन्योत्पत्ति, दूध कैसे बनता है, और स्तन्यपान, दूध पिलाने की सही विधि पर भी जानकारी है। और हाँ, पूरक आहार मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का भी जिक्र है। अच्छा, और ये बाल पोषण से कैसे जुड़ा है? यहाँ स्वर्ण प्राशन और लेहन जैसी चीजों का भी जिक्र था। ये क्या है? ये सब आपस में जुड़े हैं। स्तन्यपान पोषण का पहला और सबसे अहम हिस्सा है। फिर 6 महीने पर अन्नप्राशन संस्कार के साथ ठोस खाना शुरू करने की बात है। हाँ। बाल पोषण में उम्र के हिसाब से जरूरतें, कौन से आहार गुणकारी हैं और पोषण का स्तर कैसे जांचा जाए, जैसे दुबलापन, कार्श्य या मोटापा, अतिस्थूलता, ये सब शामिल है। और इम्यूनिटी, व्याधि क्षमत्व। हाँ, आयुर्वेद में इम्यूनिटी यानी व्याधि क्षमत्व पर बहुत जोर है। स्वर्ण प्राशन उसी का हिस्सा है। ये क्या प्रक्रिया है, स्वर्ण प्राशन? इसमें शुद्ध सोने की भस्म को शहद, घी और कुछ खास जड़ी बूटियों जैसे ब्राह्मी, वचा, इनके साथ मिलाकर रोज या महीने में खास दिन, पुष्य नक्षत्र पर बच्चों को चटाया जाता था। रोज या महीने में एक बार। दोनों तरह के विधान मिलते हैं। माना जाता था कि इससे न सिर्फ
रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, बल्कि बच्चे का मानसिक विकास भी बेहतर होता है। लेहन भी इसी तरह की प्रक्रिया है जिसमें औषधियों को चाटने के लिए दिया जाता है। ये तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और वो RCH प्रोग्राम और पहले 1000 दिनों की देखभाल से इसका कनेक्शन। हाँ, देखिए RCH प्रोग्राम तो भारत सरकार का माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर केंद्रित कार्यक्रम है और आजकल पूरी दुनिया में फर्स्ट 1000 डेज, हाँ, गर्भधारण से दूसरे जन्मदिन तक। बिल्कुल, इसे बच्चे के पूरे जीवन के स्वास्थ्य की नींव माना जाता है। आयुर्वेद में भी गर्भधारण से पहले की तैयारी, गर्भावस्था की देखभाल, जन्म के बाद की देखभाल, स्तनपान, शुरुआती पोषण, इन सब पर जो जोर है वो इसी आधुनिक कॉन्सेप्ट से मेल खाता है। ये दिखाता है कि ये प्राचीन प्रणाली कितनी दूरदर्शी थी। सही बात है, वाकई कमाल है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा फैला हुआ लगता है, बीमारियां, कुपोषण और बचपन की आम बीमारियां। स्रोतों में तो बीमारियों की एक लंबी लिस्ट दिख रही है। हाँ, कौमार भृत्य में बच्चों में होने वाली लगभग हर तरह की बीमारी को कवर करने की कोशिश की गई है। इसे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। अच्छा, कुछ मुख्य कैटेगरीज बता सकते हैं, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है। जरूर। एक तो है पोषण की कमी से होने वाले रोग, मतलब कुपोषणजन्य व्याधियां। इसमें फक्कर रोग, जो शायद रिकेट्स जैसा है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हाँ, और गंभीर कुपोषण जैसे सैम और मैम से मिलती जुलती स्थितियां। फिर आनुवंशिक और जन्मजात बीमारियां, कुलज या सहज रोग जैसे कटे होंठ, तालू, डाउन सिंड्रोम जैसी समस्याएं। और इन्फेक्शंस, हाँ, उनका भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, संक्रामक रोग या इन्फेक्शंस का भी बड़ा वर्ग है, जिन्हें औपसर्गिक रोग या कुछ मामलों में गृह रोग कहा गया है। गृह रोग ये क्या है? इसमें खसरा, कंठमाला, चेचक, टीबी जैसी जानी पहचानी बीमारियां शामिल हैं। गृह रोग एक खास कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ अदृश्य शक्तियों या शायद सूक्ष्म जीवों को बच्चों में होने वाली अचानक बीमारियों या व्यवहार परिवर्तन का कारण माना जाता था। ये शायद इन्फेक्शंस या न्यूरोसाइकियाट्रिक समस्याओं को समझने का उनका अपना तरीका था। ये गृह रोग वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग है। और कौन-कौन से सिस्टम्स की बीमारियां कवर होती हैं? लगभग सभी। श्वसन तंत्र के रोग, श्वसन संस्थान के रोग, सर्दी जुकाम, टॉन्सिलाइटिस, अस्थमा, निमोनिया। पाचन तंत्र के रोग, महास्रोतस के रोग, दस्त, पेट दर्द, कब्ज, उल्टी। खून और दिल से जुड़े रोग, रस, रक्त व स्रोतस के रोग, एनीमिया, पीलिया। एंडोक्राइन, हार्मोन्स वाले। हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथि विकार जैसे टाइप 1 डायबिटीज या थायराइड की समस्याएं। मूत्र प्रणाली के रोग, मूत्र व स्रोतस के रोग, यूटीआई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, त्वचा के रोग, त्वक रोग, एक्जीमा, सोराइसिस। नर्वस सिस्टम? हाँ, तंत्रिका तंत्र यानी सिरा स्नायु रोग, मिर्गी, एपिलेप्सी, सेरेब्रल पॉल्सी। और क्या इसमें व्यवहार संबंधी समस्याएं भी शामिल हैं? आजकल ये बहुत सुनने में आती हैं। हाँ, ये भी उल्लेखनीय है। मानस रोग या उन्माद के तहत ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसी स्थितियों से मिलते जुलते लक्षणों का वर्णन मिलता है। पिका का भी जिक्र है। पिका? वो जो बच्चे मिट्टी वगैरह खा लेते हैं? हाँ, वही, अपाच्य चीजें खाने की आदत। बाप रे, ये तो वाकई बच्चों की सेहत से जुड़े हर पहलू को छूता लगता है। आम सर्दी खांसी से लेकर गंभीर जेनेटिक और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स तक। हाँ, दायरा बहुत बड़ा है। लेकिन क्या स्रोतों में सिर्फ बीमारियों के नाम हैं या उनके इलाज के बारे में भी कुछ ठोस जानकारी है? नहीं, सिर्फ नाम नहीं है। हर बीमारी के लक्षण, कारण, जिन्हें निदान कहते हैं, और उसके इलाज के सिद्धांत, चिकित्सा सिद्धांत बताए गए हैं। अच्छा, इसमें दवा की सही मात्रा, मतलब औषध मात्रा निर्धारण या पोजोलॉजी तय करने पर बहुत जोर है। ये बच्चे की उम्र, वजन, बीमारी की गंभीरता और बच्चे की अपनी प्रकृति पर निर्भर करती है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरह। बिल्कुल। और बच्चों की जांच का भी एक खास तरीका है, बाल रोग परीक्षा विधि। इसमें सिर्फ शारीरिक लक्षणों पर ही नहीं, बल्कि बच्चे के रोने के तरीके, उसकी एक्टिविटी, नींद, इन सब पर भी ध्यान देने को कहा गया है। अरे वाह! और क्या इमरजेंसी या खास ट्रीटमेंट का भी जिक्र है? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। आतेक चिकित्सा यानी इमरजेंसी मैनेजमेंट का भी वर्णन है। किस तरह की इमरजेंसी? जैसे तेज बुखार, दौरे पड़ना, सांस फूलना, या मान लीजिए बच्चे ने कोई जहरीली चीज खा ली। ऐसी स्थितियों से निपटने के तरीके बताए गए हैं। और एक खास चीज है बाल पंचकर्म। पंचकर्म तो सुना है, लेकिन बाल पंचकर्म क्या ये बच्चों के लिए अलग है? हाँ,
पंचकर्म आयुर्वेद की मुख्य शोधन यानी डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया है। बाल पंचकर्म इसी का मॉडिफाइड रूप है, जो बच्चों के लिए सुरक्षित और सौम्य हो। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें हल्के अभ्यंग यानी मालिश, स्वेदन यानी हल्की भाप देना और जरूरत पड़ने पर बहुत ही नियंत्रित मात्रा में वमन, उल्टी कराना, विरेचन, दस्त कराना या बस्ती, एनेमा जैसी क्रियाएं शामिल हैं। ये गंभीर या पुरानी बीमारियों में शरीर से दोषों को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो ये प्रणाली सिर्फ बीमारियों के नाम गिनाने या हल्की फुल्की दवा देने तक ही नहीं थी। इसमें जांच, डोज कैलकुलेशन, इमरजेंसी केयर और खास थेरेपीज भी शामिल थीं। जी हाँ, काफी विस्तृत थी। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये सिर्फ बचपन तक नहीं, किशोरावस्था यानी किशोर स्वास्थ्य तक जाती है। बिल्कुल, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव, उस दौरान होने वाली खास स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मुहासे, अनियमित पीरियड्स, मानसिक तनाव। हाँ, टीनेज प्रॉब्लम्स, हाँ, और उनकी देखभाल का भी इसमें वर्णन है। और आखिर में एक अन्य रोग कैटेगरी भी है, जिसमें कुछ और बीमारियां जैसे सीलियाक डिजीज, सिकल सेल अनीमिया वगैरह का जिक्र मिलता है। ये सब दिखाता है कि इसका दायरा कितना विस्तृत था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से क्या बात उभर कर आती है? हाँ। हमने देखा कि कौमारभृत्य कोई छोटा मोटा विषय नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यापक और गहरी प्रणाली है। ये गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक हर उम्र के बच्चे को कवर करती है। हाँ। इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट, पोषण, स्तनपान का महत्व, इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके जैसे स्वर्ण प्राशन और अनगिनत बीमारियां, आम, गंभीर, जन्मजात, यहाँ तक कि व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान, रोकथाम और इलाज शामिल है। साथ ही इमरजेंसी केयर और बाल पंचकर्म जैसी विशेष प्रक्रियाएं भी इसका हिस्सा है। हाँ। ये सचमुच बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक संपूर्ण 360 डिग्री नजरिया पेश करता है। सही कहा आपने। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये प्राचीन प्रणाली जीवन की शुरुआत से ही, बल्कि शुरुआत से भी पहले, यानी माता पिता के स्वास्थ्य से ही एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाती है। हाँ, जिसमें शरीर, मन और आसपास का माहौल तीनों को महत्व दिया गया है। बिल्कुल। इसमें रोकथाम पर जबरदस्त जोर है और इलाज भी बच्चे की जरूरत के हिसाब से तय होता है, पर्सनलाइज्ड। तो सवाल ये उठता है कि आज की मॉडर्न पीडियाट्रिक्स जो इतनी एडवांस हो चुकी है, वो इस हजारों साल पुराने ज्ञान भंडार से क्या सीख सकती है? ये एक अच्छा सवाल है। क्या दोनों के बेस्ट पहलुओं को मिलाकर बच्चों की देखभाल को और बेहतर बनाने का कोई रास्ता निकल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन और सोचने और शायद रिसर्च करने की जरूरत है।